बहुत मुबारकबाद मेरे दोस्त शाबान साहब को। आज की इस खूबसूरत सी शाम में जो सितारे उन्होंने लखनऊ के आसमान में लाके काम दिए हैं, वो बहुत खासतौर से और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं लोग। इधर के दोस्त को उनसे गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी देर ऐसे चुप हो जाए जैसे बिल्कुल मतलब है ही नहीं यहाँ पर, थोड़ी देर खामोश हो जाए, आने जाने का सिलसिला थोड़ी देर बंद कर दें। मैं कोशिश करता हूँ कि 10-15 मिनट आपके बीच रह लूँ। आज मैं किसी प्रोग्राम में शिरकत करने नहीं, बल्कि मुझे तो ऐसी दावत मिली थी कि जहांगीर का वलीमा है, उसमें शामिल होना है। इस चक्कर में मैं रात भुवनेश्वर था मुशाहिर में, वहां से कोलकाता आया, कोलकाता से फ्लाइट चेंज करके किसी तरह यहाँ पहुंचा। सफर बहुत लंबा सा था, सड़कें बीच में थोड़ी खराब सी थी। सैयाद जो जहांगीर का छोटा भाई है वो मुझे लेना गया था। सफर इतना लंबा था कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि सफर कर रहा हूँ या आखिरी सफर कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हाजिर हो गया हूँ आपके बीच में। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कुछ नया सा आपको सुना दूं। जो 10-15 मिनट का सफर है उसमें आप अच्छे से सुन सकें। और ये ड्रोन हमला जो हम पर किया जा रहा है, बेहतर होगा कि इसे थोड़ी सी दूर कर दिया जाए। इतना करीब से हमें ना देखिए, हम कुंवारे लोग हैं, कोई इतना करीब से देखता है तो बड़ा डर लगने लगता है साहब। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। जो लोग पढ़े हैं उनकी भी शिरकत चाहता हूँ साहब। नोटबंदी पे अकमल ने बहुत अच्छा शेर सुनाया, बातें की तमाम सारे मुद्दों पे। मैं तो बस 4 मिसरे पढ़ता हूँ और इतना कहता हूँ कि हम नजीब का मातम करते रहे, हमें तोहफे में मिन्हाज मिला। हम मिन्हाज का रोना रोते रहे, हमें तोहफे में रोहित बेमुला मिला। हम रोहित का गम मनाते रहे, हमें भोपाल मिला। हम भोपाल का भी मातम मनाते रहे, हमें कतारों में लगे हुए 125 लोगों की मौत का तोहफा मिला। मुझे लगता है मुझे ये 4 मिसरे पढ़ने चाहिए। मैं पढ़ता हूँ साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। चाय वाले भाई साहब से गुजारिश है ये सिलसिला बंद कर दें। हालांकि चाय वालों के बारे में कुछ बोलते हुए डर लगता है, कब कौन चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। और मैं बिहार में खड़ा हूँ, बिहार वालों कुछ सुनाओ। उससे पहले आपसे गुजारिश कर दूं कि आने वाले वक्त में किसी भी ढाबे पर, किसी भी रेस्टोरेंट पर, किसी भी होटल पर किसी भी बच्चे को चाय बेचते हुए देखिए तो उसे तुरंत रोक दीजिए, उसका काम बंद करवा दीजिए, ताकि आने वाले वक्त में वो देश का भविष्य न खराब कर सके। मैं पढ़ता हूँ साहब, कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। बिहार में साहिब लफ्ज के मायने कुछ और हैं, लेकिन मैं जहां आपको पहुंचाना चाह रहा हूं वो दूसरी राजधानी है। मैं पढ़ता हूँ साहब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। क्या सितम और नया ईजाद करोगे। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी मौकों पे औलाद करोगे साहिब। कितनी मौकों पे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते। पीछे तो दोस्त बिल्कुल खामोश ऐसे बैठे जैसे किसी प्रोग्राम में नहीं बल्कि कब्रिस्तान में बैठे हो। और उनसे तो गुजारिश करूंगा कि साहब ये बिहार है, ये तो बिना बात के बोलता रहता है। आज तो जरूरत है, आज तो मौका भी है, दस्तूर भी है, आज बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। और मैं बिहार में खड़ा होकर के बिहार का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम करता हूँ बिहार को। पिछले 2.5 साल में दिल्ली की नाक में सबसे ज्यादा जिसने दम किया है उस सूबे का नाम बिहार है, इसलिए भी बिहार को सलाम करता हूँ।
की शक्ल में हो। इस बिहार ने सबसे ज्यादा दम किया हुआ है दिल्ली की नाक में, इसलिए अभी बिहार को सलाम करता हूँ। और जब भी बिहार आवाज दे देता है हाजिर हो जाता हूँ। ये बिहार साहब बड़े अलग तेवर का शहर है, बड़े अलग तेवर का सूबा है। तो बिहार में साहब के यहाँ 2 मेहमान पहुंचे अविनाश भाई, 2 मेहमान पहुंचे तो अंदर से वो जिनका घर था वो बंदूक लेकर के निकले। मेहमान डर गया, उसने सोचा पता नहीं कैसा सुलूक करेंगे। जैसे ही वो निकले उन्होंने देखा कि 2 आदमी खड़े, उन्होंने हवा में 2 फायर किए। तो उसने कहा भाई मुझे देख के आप फायर क्यों कर रहे हैं? वतन नहीं रखते तुम्हारी तरह से, नफरत का मन नहीं रखते। ये मिसरे में अली भाई की तरफ से आप तक पहुंचा रहा हूं। तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते। नोटबंदी का असर देखिए मालाओं पर भी होने लगा है। पहले मालाएं लंबी हुआ करती थी, इस बीच छोटी होती जा रही है। इससे पता चलता है कि नोटबंदी का असर कुछ ज्यादा ही हो गया है। अजीब फैसला है आर्यन भाई। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सियासत की गलियों में बैठे हुए लोगों को कौन समझाता है इस तरह के फैसलों के लिए। कहते हैं कैशलेस इकोनॉमी, पेटीएम करो, पेटीएम करो। आप सब समझ रहे हैं कि पेटीएम के जरिए पेमेंट करो। आप डीजल लेने जाओ तो पेटीएम करो, पेट्रोल लेने जाओ टंकी पर तो पेटीएम करो। मैं पिछले 10 साल से मुझे याद है कि जब से मैं अपनी गाड़ी में डीजल और पेट्रोल भराया करता हूँ, तब से ये पेट्रोल टंकियों पे स्लोगन देखता हूँ कि मोबाइल का इस्तेमाल न करे, विस्फोट हो सकता है। अब आप बताइए कि आदमी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा तो पेटीएम क्या नमो नमो करके करेगा? मतलब अजीब वाहियात सी बात है, अजीब जाहिराना फैसला है कि कौन है जो गाइड कर रहा है। कतार है कि टूटने का नाम नहीं ले रही। एक आदमी ने रात के 8 बजे दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बच्चे ने झांक के कहा मम्मी मम्मी कोई दाढ़ी वाले बाबा आए। तो मम्मी ने कहा बेटा गौर से देखो तुम्हारे पिताजी होंगे 6 दिन पहले नोट बदलवाने गए तो दाढ़ी बढ़ गई होगी। ये हालत हो गई है साहब। ऐसा फैसला गांव में लोग लाइन में लगे हैं। एक आदमी लाइन में लगा हुआ था, पड़ोस से गुजरे, एक दोस्त ने उससे कहा भाई बैंक तो शहर में है, तुम गांव में लाइन में क्या कर रहे हो? उसने कहा बैंक तो शहर में है लेकिन लाइन गांव तक आ गई है, मैं लाइन में ही। ये हालत हो गई है। लेकिन सियासत की गलियारों में बैठे हुए लोगों के कान पर जूं तक नहीं रही थी। जापान में जाके कहते हैं कि देश बहुत दुआएं दे रहा है। वाकई देश बहुत दुआएं दे रहा है। ऐसी ऐसी भाषाओं में देश दुआएं दे रहा है कि अगर वो वीडियो उनके कान तक पहुंच जाए तो दूसरे दिन चुपचाप फैसला वापस ले ले। लेकिन मुझे लग रहा है कि पहुंच नहीं रहा है वो वीडियो उन तक। मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। 4 मिनट पढ़ता हूं, आप पहुंच जाइएगा वहां तक तो बेदारी के साथ मुझे सुन के बताइएगा कि चाय चाय करते थे। यहाँ जो लोग बैठे हैं इनके लिए मेरा ख्याल है कि पहला ऐसा अनुभव होगा जब इस तरह के किसी प्रोग्राम में फंस गए हैं, जब एक शायर को झेलना पड़ रहा है। लेकिन क्या किया जाए, शायराना सा माहौल दिल्ली की गलियों में भी है और आज यहाँ भी है। मैं पढ़ता हूँ 2014 का चुनाव, उसके पहले के भाषण आर्यन भाई, और 2016 आते आते 17 आते आते जो बदलाव आया है वो मिसरे सुनिएगा और एहसासों तक पहुंच सकिएगा तो मुझे बताइएगा। पुलिस के साथियों ने आकर के लोगों को बैठाना शुरू किया है, कृपया आप भी सहयोग दें। लेकिन ठीक है, मेरा ख्याल है कि भीड़ इतनी ज्यादा है। गाए गाए करते हैं, क्या बदलाव आया है सियासत में साहब। मजा लीजिएगा इन मित्रों का। शबाना जी को बहुत मुबारकबाद है खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं, चाय चाय करते थे, चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं, जागे हैं दलित जब से हाय हाय करते हैं,
दलित जब से। मेरे दोस्त ने मुझे माला पहनाई, वही नोटबंदी के असर वाली माला, और चुपके से मेरे कान में कहा कि कन्हैया के शहर में है आप। इसमें कोई दो राय नहीं, ये कन्हैया का शहर है। और मुझे तो खुशी है कि आज बिहार का इतना बड़ा अवार्ड मिलने के बाद अब ये जो इलाका है वो कन्हैया के साथ साथ जहांगीर शाहबाद का भी शहर है, तो दोनों नाम साथ जोड़ करके हमारे सामने आएंगे तो और अच्छा रहेगा। मैं बोलता हूँ साहब कि जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं कि 2.5 साल बाकी है, आने दो जरा 19, 2.5 साल बाकी है, आने दो जरा 19। दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय, दिल्ली भी ये कह देगी। 4 बिल्कुल ताजा मिसरे पढ़ता हूँ। फिल्मी दुनिया के तमाम सितारे इस गाइड में मौजूद हैं। मैं 4 मिसरे वहीं से पढ़ता हूँ। मुबारकबाद आप सबके जरिए पूरे बिहार की तरफ से इमरान मुबारकबाद देता है करीना कपूर और सैफ अली खान साहब को एक बड़े खूबसूरत से बेटे के लिए। लेकिन वो बेटा पैदा क्या हुआ, सोशल मीडिया पे बबेला मच गया। पूरे देश में कुछ खास जहनियत के लोग हैं जिन्होंने नाम पर बबेला खड़ा कर दिया। एक दिन का बेटा जिसका नाम तैमूर था, उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल के ले आए कि तैमूर नाम तो बड़े जालिम बादशाह का था, ये गलत है, ऐसा है वैसा है। फिर अपना मानना है कि ये हक उस माँ बाप को है कि बेटे का क्या नाम रखे, बच्चे का क्या नाम रखे। और जरूरी नहीं कि नाम का असर बच्चों पर आ ही जाए, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बच्चे अपने नाम के मायने बदल देते हैं। वरना अगर नाम का असर बच्चों पर आता तो निर्भया का बलात्कार करने वाले शख्स का नाम राम सिंह था, तो क्या किया जाए, राम नाम रखना बंद कर दिया जाए? मैं नहीं मानता इस बात को। और मुझे तो लगता है कि वो बेटा जो महज कुछ दिन का हुआ है वो तैमूर नाम के मायने बदल के रख देगा। मैंने 4 मिसरे कहे, बहुत वायरल हुए वो 4 मिसरे सोशल मीडिया के जरिए। मैं आज फिल्मी दुनिया के लोगों के जरिए वहां तक पहुंचाना भी चाह रहा हूं, मौका भी अच्छा है। बड़ी प्यारी सी तस्वीर थी, करीना की गोद में वो मासूम सा बेटा है, बेड पर है, वो 1 दिन का, जिसका नाम तैमूर है। उसे उस तस्वीर को देख करके मेरे जहन में 4 मिसरे आए। मैं पढ़ता हूँ, सच्चे लगे तो दुआ देना। कि भला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है, भला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है। खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। बड़े होकर के तुमको नफरतों का कत्ल करना है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है। भला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है। बहुत शुक्रिया। मैं जल्दी में आनंद पानंद में मुझे एक नज़्म सुनानी है नजीब की, जिसके लिए बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश है और मेरी भी ख्वाहिश है कि जब ये बड़े लोग मौजूद रहे तब मैं वो नज़्म जरूर पढ़ दूं। इसलिए मैं जल्दी इख्तिसार से काम लेता हूँ, सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। बस थोड़ी सी आपसे और गुजारिश, इधर जो लोग पर्दों की वजह से देख नहीं पा रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर, ये बिल्कुल आखिरी लम्हा है इस प्रोग्राम का। और किसी ने एक शेर कहा है कि अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते। नहीं, आखिरी नहीं है, मैं जानता हूँ, ऐसा कहना पड़ता है, हमारी ऐसी आदतें हैं। हमें पता है कि आप नीचे बैठे हुए जिले इलाही की तरह अनारकली को हुक्म देंगे कि अब ये सुनाओ वो सुनाओ, हमें ये सब पता है। ये प्रोसेस है, प्रोसेस चलता रहेगा। मैं इधर से कहूंगा आखिरी लम्हा है, आप कहेंगे नहीं एक नज़्म और सुनाइए, फिर मैं आपकी बात मान करके सुना दूंगा। ये प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। वो आर्यन भाई एक घर में डकैत घुस गए, घर वाले बड़े शरीफ थे भाई साहब की तरह। उनको लगा कि डकैत अभी पिटाई करेंगे, इससे अच्छा है कि जो कुछ है दे दो। तिजोरी की चाबी दे दी, अलमारी की चाबी दे दी और बता दिया कि कहाँ कहाँ क्या रखा है, और कहा भैया जो लूटना है लूट लो, लेकिन हमें मारिएगा मत। डकैतों ने चाबियां ली, तिजोरी से सब सारा माल इकट्ठा करके पोटली बनाया,
अलमारी से निकाल के सारा माल इकट्ठा करके पोतली बनाया। घर वालों ने सोचा चलो माल गया, जान बची, मार नहीं खाना पड़ेगा। जब सारा कुछ इकट्ठा कर लिया तो फिर सारे घर वालों को इकट्ठा किया और फिर मारना शुरू किया। तो घर वालों ने कहा भैया सब लूट लिया था तो मारने की क्या जरूरत। तो डकैतों ने कहा देखिए एक प्रोसेस होता है, उसे तो पूरा करना पड़ेगा ना, तो हमारा भी एक प्रोसेस है, उसे तो पूरा करना पड़ेगा ना, तो मैं पूरा करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमें बताएं ये बिहार है, यहाँ आप जो कहें उसे अगर नहीं करेगा तो आदमी सही सलामत बच के जाएगा कैसे साहब। ये बिहार है, आप इससे पार नहीं पा सकते। एक बिहार का आदमी, अली भाई तो बिहार के ही है माशाअल्लाह, लेकिन मुंबई जाकर के आज भी उन्होंने अपने अंदर का बिहार जिंदा रखा हुआ है, इसके लिए उन्हें मुबारकबाद। एक बिहार का आदमी दिल्ली से ट्रेन में चढ़ा, अली भाई टिकट नहीं ले पाया था, हम लोग बिहार वाले नहीं ही लेते, ऑफिस तो यही हुआ करता रहा है, तो एहसास अभी बचा। तो दिल्ली से चढ़ा वो बंदा टिकट नहीं ले पाया था, टीटी घुस गया, उसको लगा बचा कैसे जाए, तो उसने मुसल्ला निकाला और बिछा दिया और मुसल्ले पर खड़ा होकर के नियत बांध ली। लेकिन टीटी भी भाई वो पटना का था, वो भी समझ गया कि बंदा ट्रेन में नमाज इस वक्त क्यों पढ़ रहा है, बैठ गया वहीं पर जम करके। उसने सोचा कि नियत फेरो बेटा, फिर तो टिकट लूंगा ही। अब टीटी टलने का नाम नहीं ले रहा था और वो हो गया, अलीगढ़ पार हो गया, उसे मजबूरन नियत फेरनी पड़ी। अब टीटी उसकी तरफ बढ़ने वाला था कि बंदा फिर खड़ा हो गया। उसने कहा मैं नियत करता हूँ 100 रकात नमाज पटना तक। अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ कर ही नहीं सकते, ये बिहार ऐसा, आप इससे पार नहीं पा सकते। तो बेहतर है कि ये जैसा कहें इनकी वैसी बात मान ली जाए। और ये सामने नई नस्ल बैठी है, ये तो और ही कलाकार और ही कमाल की है साहब। आजकल तो ये अलग ही तेवर में रह रहे हैं, आप इनको खुश नहीं करेंगे तो ये आपको मुलायम सिंह यादव बना के छोड़ देंगे, आप कुछ कर नहीं सकते साहब, खुद अखिलेश बन जाएंगे। तो अच्छा है कि इनकी भी बात आप मानते रहो, नहीं मानोगे तो काम नहीं चलने वाला। वो एक बच्चे के टीचर ने स्कूल से बाप को फोन किया, आप तुम्हारा बेटा इतना शैतान है, इतना शैतान है कि मैं परेशान हो गया हूँ। ऐसी जिंदा तस्वीर बनाता है कि धोखा हो जाता है। इसी बच्चे के टीचर ने फोन किया था जो भी यहाँ पे आया है, ऐसी जिंदा तस्वीर बनाता है कि धोखा हो जाता है। तो बाप ने कहा हुआ क्या, तो उसने कहा कि आज उसने जमीन पर 2000 की नोट बना दी थी, मुझे धोखा हो गया, उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए। तो बाप ने कहा कि तुम्हारे तो सिर्फ नाखून टूटे, मैं तो आईसीयू में एडमिट हूँ। तो टीचर ने कहा अरे क्या हो गया, बोले परसों उसने बिजली के मीटर पे कैटरीना की तस्वीर बना दी थी, चूमने के चक्कर में मैं आईसीयू में आ गया। तो ये नई नस्ल इतनी शैतान और इतनी बदमाश है कि आप इसका कुछ कर नहीं सकते, बस इससे सही। कहा पापा मेरे पास फेसबुक पर 15 फेक आईडी है। तो बाप ने कहा तुम 15 फेक आईडी, फर्जी आईडी का करते क्या। तो बेटे ने कहा कि मैं मोदी जी का बहुत भक्त हूँ, जो भी मोदी जी को सोशल मीडिया पे कुछ बोलता है उल्टा सुल्टा, मैं उसको अलग अलग फर्जी आईडी से गाली देता हूँ। तो बाप ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम मुझे क्यों बता रहे हो ये बात। तो बेटे ने कहा बोलो आप 2 महीने से कोमल भाभी को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला रहे हैं, वो मैं ही हूँ। ये है नई नस्ल साहब, आप इससे पार नहीं पा सकते। ये जो कहे इसे कबूल कर ले, इसे सुन ले, इसे समझ ले। मैं 4 मिनट और बोलता हूँ, बस थोड़ा सा आपकी और बेदारी है कि जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं। बिल्कुल नए से 4 मिसरे हैं, आप पहुंच जाएंगे। पिछले दिनों बिहार पूरे देश के टीवी चैनल्स की आंखों में रहा, बदनाम ज्यादा किया जाता है इस शहर को। अमूमन ये शहर वैसा है नहीं, ये सूबा वैसा है नहीं। मैं बोलता हूँ साहब कि जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। दिल्ली की गलियों में बैठे नकली लोग, अब पहुंच सकेगा तो सुन के बता दीजिएगा मुझे। दिल्ली की गलियों में बैठे नकली लोग शेर की आजादी से डरते रहते हैं, शेर की आजादी से डरते रहते हैं, जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं। एक नज़्म आपको सुनाता हूँ, बहुत काम भर की बदमाशी हो चुकी है। अब थोड़ी देर संजीदगी, इस बच्चे को चुप करा लीजिए, ऐसे चुप करा लीजिए जैसे पैदा ही नहीं हुआ है। थोड़ी देर से इस बच्चे को चुप करा लीजिए। अच्छा मैं सोच रहा हूँ जहांगीर भाई, जब आप लोग इशारा नहीं कराते तो ये बच्चे कहाँ लंबा लंबा लेटते होंगे, जिस तरह आज सामने आकर के लेटे हुए हैं।
और इनके माँ बाप ने इन्हें भेज करके जो स्वतंत्रता दिवस मनाया है उसके लिए भी इन बच्चों को बहुत मुबारकबाद। थोड़ी देर के लिए चुप हो जाना बेटा, इधर देखो तुम मेरी तरफ। चीख करके सिस्टम से, हुकूमत से, मीडिया से बस ये कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। नजीब एक ऐसा बच्चा जो जेएनयू में एमएससी का स्टूडेंट था, एंट्रेंस क्लियर करने के बाद वो पहले दिन एडमिशन लेने के लिए आता है। एडमिशन लेकर के हॉस्टल में शिफ्ट होता है तो उसकी कुछ लफंगों से लड़ाई होती है। वो उसकी पिटाई करते हुए कहते हैं कि इसे 72 हूरों के पास भेज दिया जाए। और दूसरे दिन 11 बजे से दिल्ली की एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी से वो बच्चा गायब है। लेकिन हमारे देश की पुलिस, दिल्ली की पुलिस, सुपरमैन जैसी पोशाकों वाली जो पुलिस है, वो पिछले 78 दिन से एक बेटे को नहीं ढूंढ पा रही है। उसकी माँ चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है। मैं गया था जेएनयू उस माँ से मिलने के लिए। मैं उस माँ से मिला तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस माँ की जगह मेरी माँ होती, तो अगर नजीब की जगह कोई इमरान होता, कोई आर्यन होता, कोई अशोक होता, कोई अनिल होता, तो माँ के आंसुओं की कोई जात नहीं होती, माँ के आंसुओं का कोई मजहब नहीं होता। बहुत रोया था मैं उस माँ से मिल करके। बारहा मैं चुपचाप मिल करके जब लौटा तो मेरी आंखों में आंसू थे और ये नज्म हो रही थी। मेरे आंसुओं के साथ सफर कर पाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा जो दर्द था वो दर्द कहना मेरा अपने आप में कामयाब रहा है। मैं पढ़ता हूँ थोड़ी देर, आप सबकी संजीदगी वाली शिरकत चाहता हूँ। मैं पढ़ता हूँ साहब। सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। अब बहुत खामोशी के साथ सुन रहे, बहुत कमजोर तालियों के साथ सुन रहे। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी आपकी और बेदारी आए। क्या पता आपकी ये बेदारी सियासत के सोए हुए लोगों के कानों में जरा सी खलल डाल सके। मैं हिम्मत करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ साहब। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहाँ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूँ, आप मेरे साथ सफर करेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरे आंसू जाया नहीं हुए हैं। मैं पढ़ता हूँ साहब। सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प करके ये तुम कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा। कोई लाके दे दे मुझे लाल मेरा, कोई लाके दे दे मुझे लाल मेरा, कोई लाके दे दे मुझे लाल मेरा। मैं जहांगीर से इसलिए भी मोहब्बत करता हूँ, इस प्रोग्राम में उसने एक सदा दी, एक आवाज दी।
मैं ही नहीं, वहीं से 150-200 किलोमीटर बाई रोड आना मुश्किल सा होता है इस तरह के लोगों के लिए, लेकिन उसकी मोहब्बत में चले आते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक आम इंसान नहीं है। मैं इसलिए भी जहांगीर से मोहब्बत करता हूँ कि जब मैं नजीब की माँ से मिलकर के लौटता हूँ और सोशल मीडिया पे मेरे फेसबुक पेज पर जहांगीर देखते हैं कि मैं नजीब की माँ से मिलने गया था, तो 2-3 दिन के बाद मैं भी एक तस्वीर देखता हूँ जिसमें ये पाता हूँ कि नजीब की अम्मी के पास बैठ करके जहांगीर उसके आंसू पोंछते नजर आते हैं। इसलिए भी जहांगीर की इज्जत करता हूँ। और अवार्ड बड़ी छोटी चीज हुआ करते हैं, असल चीज होती है जो आवाम के दिल में इंसानों के लिए मोहब्बत हुआ करती है। जहांगीर आप खुशनसीब है कि आवाम आपसे प्यार करती है, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। मैं अगला बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह तड़प करके ये तुम कह रही है, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं। एक लफ्ज जो उस माँ ने कहा है, मैं उसे नज़्म पिरोता हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी से तमाम मीडिया के साथ यहाँ बैठे होंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश में महोबा की जनसभा में कहते हैं कि मैं मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के मुद्दे पर उनका हक दिला के रहूंगा। अच्छा लगता है उनका एक जुमला, लेकिन ये सब हाथ से देखने के बाद कभी कभी मन करता है कि 7RCR के बाहर, उनके घर के बाहर जाया जाए और चीख चीख करके उनसे कहा जाए कि अगर सच में आप मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो नजीब की अम्मी को अपनी बहन मान लीजिए और वापस ला दीजिए अपने भांजे को। तब तो मैं समझूं कि आप सच में मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं, वरना सियासत के बड़े बड़े घरों से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर रोती हुई इकबाल नजर नहीं आ रही है, किसी को नजर नहीं आ रही है। मैं पढ़ता हूँ साहब, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी कि उसे लेके मांगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा, कोई ला दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का और आपकी दुआओं से दामन भर के विदा लेता हूँ। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साहब। मेरा गुस्सा सियासत से कहीं ज्यादा अपने न्यूज रूम में बैठे हुए उन तमाम तथाकथित न्यूज चैनलों के एंकरों से है जो नाग और नागिन की खबरें चला करके ये साबित करने पे तुले हैं कि जर्नलिज्म यही है
जिन्होंने जर्नलिज्म को न जाने कहां दफन कर दिया है। कहां मर गए हैं ये गांधी के बंदर, कहां मर गए हैं। जो छोटे शहरों में पत्रकार हैं, जो अपनी मोटरसाइकिल पे और साइकिल पे खबरें तलाश करके जर्नलिज्म के एहसास को जिंदा रखे हुए हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। उन्होंने पत्रकारिता की आत्मा को बचा के रखा है, वरना दिल्ली के न्यूज रूम में बैठे हुए एंकरों को मैं एंकर से ज्यादा दलाल कहना पसंद करूंगा, क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता को दलाली में तब्दील करके रख दिया है। साहब, मैं पढ़ता हूं, अगर सच लगे तो मेरे साथ खड़े होना, क्योंकि ये वो सच है जो बड़ा मुश्किल सा है, लेकिन आपकी दुआओं के भरोसे मैं बोलने की कोशिश करता हूं। जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं पढ़ता हूँ था कि ये टीवी कैंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक मां की मुराद कहना। अगले चौथे मिसरे पे आपकी बेदारी मांगता हूं, यहां से वहां तक एक हाथ को पसंद है, अगर आप खामोश रहे तो मुझे लगेगा कि जमीन कहीं ना कहीं मुर्दा हुआ है। मैं पढ़ता हूं, अगर सच लग जाए तो मेरे साथ खड़े हो जाना इस मिसरे पर। मैं पढ़ता हूं साहब कि मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न उजड़ सा गया है गुलिस्तान वतन का। जुल्म से पहले भी था, ज्यादती से पहले भी थी, लेकिन आज जो नंगई सड़कों पर उतर आई है उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा बिहार वालों। नहीं बोलेंगे तो वक्त माफ नहीं करेगा। जो वक्त को नहीं समझ पाते, वक्त से आंख नहीं मिला पाते, वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त को नहीं समझ सके तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। पहचानिए, वक्त से आंख मिलाइए और वक्त के खिलाफ बोलना शुरू करिए, जुल्म हो रहा हो तो। और यहाँ बड़ी तादाद में मेरे अपने लोग बैठे हैं, बड़ी तादाद में मुसलमान बैठा हुआ है। मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं दोस्तों, कि आप ये मत सोचना कि नजीब की तलाश के लिए सिर्फ इमरान आंसू बहा रहा है। आप ये मत सोचना कि नजीब का गम सिर्फ मुसलमानों को है, क्योंकि नजीब की तलाश के लिए सबसे खराब लाठी जिस लड़के ने खाई है, उस लड़के का नाम मोहित पांडे है, वो जेएनयू का प्रेसिडेंट है। ऐसे लोगों को मजबूत करिए, ऐसे लोगों को ताकत दीजिए, उन्हें सैल्यूट करिए, क्योंकि इस देश में नफरत करने वाले लोगों की तादाद मुश्किल 5% 7% है, वरना इस देश का 90% से ज्यादा हिंदू भाई आपके सुख दुख में कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ा है। ऐसे लोगों को सलाम करिए। ये जो फासिस्ट ताकतें हैं, इनका काम है आपको आपस में लड़ा करके अपना उल्लू सीधा करना। मुझे अच्छा लग रहा है जहांगीर की इस कोशिश को भी मैं सलाम कर रहा हूँ। एक जो कौमी यकजहती का ताना बाना मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत अनूठा है। मैं इस मिट्टी पे आकर के इसे सलाम कर रहा हूँ, क्योंकि जो नफरतों की बातें करने वाले लोग हैं उन्हें बता दिया जाए कि हिंदुस्तान किसी तोगड़िया की जहरीली तकरीर से नहीं बनता है, हिंदुस्तान किसी बुखारी साहब के पत्रों से भी नहीं बनता है। हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब मुंबई अटैक के बाद मुंबई का पूरा मुसलमान इकट्ठा होकर के लिखित तौर पर हुकूमत से कहता है कि हम अपनी कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत नहीं देंगे। हिंदुस्तान को
कर रहा हूँ, हिंदुस्तान तो उससे बनता है साहब। ये जो टिकट पकड़ाने वाले लोग हैं कि टिकट पकड़िए पाकिस्तान चले जाइए, आपके इर्द भी है ऐसे चेहरे, उन्हें बताइए कि विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच था, चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना था या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को गेंद लेकर के जहीर खान दौड़ते हैं, हिंदुस्तान उससे बनता है। मैं उस हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहा हूँ और सोशल मीडिया पे गालियों की बौछार लगाने वाले लोग, ट्रेंड करने वाले लोग, ट्रोल करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब 1 साल की बेटी आईसीयू में एडमिट रहती है लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच होता रहता है, मोहम्मद शमी को मैदान पे खबर दी जाती है कि आपकी बेटी आईसीयू में एडमिट है, उस बाप के कलेजे को सलाम करिए कि वो कहता है कि नहीं, बेटी जिंदा रहे या मर जाए, जब तक हिंदुस्तान को जिता नहीं लूंगा तब तक बेटी को देखने नहीं जाऊंगा। हिंदुस्तान तो उससे बनता है साहब। मैं उस हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहा हूँ और उस हिंदुस्तान के ताने बाने को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं आखिरी मिसरे पढ़ के आपसे विदा लेता हूँ साहब। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। जाते जाते बस इतना कह के जा रहा हूं कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना, मेरी खुशबू संभाल कर रखना। मुझे नस्ल के लिए खूबसूरती आ गया, हालांकि मैं आज सोच रहा हूँ, मैं बहुत थका हुआ पिछले 6-7 रातों से मुसलसल मुशायरा पढ़ करके भाग करके आ रहा हूँ, सोया नहीं, लगता है कई रात का जागा है मुसब्बिर, तस्वीर भी आंखों से थकन झांक रही है। मैं मुसलसल सफर में रहा हूँ लेकिन बड़े भाई का हुक्म है, मैं कोशिश करता हूँ कि बच सकूं। मैं पढ़ता हूँ साहब कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, मेरे आंसू संभाल कर रखना, मेरे संभाल कर। सारी मालाएं इसी तरह से छोटी छोटी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बिहार के लोग सलीके से काम करने का हुनर जानते हैं। न 5 रुपए में 50 रुपए का काम देने का हुनर आता है। मोहब्बत से ऐसे आपसे गुफ्तगू करेंगे अली भाई कि आप बस जान ही लुटा करके चले जाओ। वह एक बिहार का, एक उत्तर प्रदेश का और एक मुंबई का, 3 दोस्त ट्रेन में सफर कर रहे थे। बहस छिड़ गई कि इंटरटेनमेंट के लिए पैसे हम खर्च करते हैं, जिंदगी को ऐश के साथ हम जीते हैं, तो मुंबई वाले आए आप क्या खाक जीतो, हम जीते हैं। ये हुआ कि साबित करो। उसने 500 रुपए की नोट निकाली, पुरानी वाली, उसको मोड़ करके सिगरेट बनाया और जला करके पीने लगा। बोला देखो लम्हा भर में हम मुंबई के लोग हैं, 500 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं, अय्याशी ऐश के साथ जिंदगी को जीते हैं। ये वाक्य यूपी वाले थे कि बेटा तुम साबित करो। उसने 2000 की नोट निकाली, मोड़ करके उसको सिगरेट बनाया, जला के पीने लगा। बोला बेटा देखो 2000 से तो बड़ी नोट ही नहीं होती, हमसे ज्यादा जिंदगी को ऐश के साथ कौन जीता है? हम लखनऊ के लोग हैं, नवाब लोग हैं। पलट के दोनों बिहार वाले की तरफ देखने लगे कि बेटा 2000 से तो बड़ी नोट नहीं होती, अब कैसे साबित करेगा? लेकिन बिहार है साहब, वो बिहार जो जहांगीर वाला बिहार है। उस बंदे ने 2 मिनट देखा और उसके बाद अरे भाई अपनी ब्रीफकेस खोली, चेकबुक निकाला, उस पर भरा 5 लाख, उसको तोड़ के चला के सिगरेट पीने लगा। बोला देखो 5 लाख रुपए की सिगरेट पी जाते हैं। ये है बिहार साहब की, हिरने लगे ना फिटकरी, बस रंग चोखा होना चाहिए। ये कमाल है इस शहर का, सलाम है शहर को। भाई बिहार का लड़का ट्रेन में सफर कर रहा था, ट्रेन के ऊपर बर्थ पर, नीचे बड़ी खूबसूरत सी मुंबई की लड़कियां बैठी थी। इसमें होमो करने की क्या जरूरत है? होमो किया भी आप, इससे पता चल गया कि बंदे का कैरेक्टर कितना खराब है साहब। नीचे बैठ के लड़के आपस में बात कर रही थी, बंदे ने कान बिल्कुल सटा रखा था। बात करते करते बड़े
इमोशनल से लम्हे आए तो पहली लड़की ने कहा शादी कब कर रही हो? बंदे का कान और करीब चला गया। लड़की ने कहा तलाश रही हूं। तो दूसरी लड़की ने कहा, बोला बहन जी जब ये रेट 1000 तक आ जाए तो मुझे भी खबर कर दीजिएगा, मैं भी लाइन में। ये है इमाम साहब, ये बस तरीके से काम चलाने का हुनर आता है शहर को। मुझे हुक्म हुआ है मदरसे की नस्ल के लिए, माँ की नस्ल के लिए मैं कौन सी सुना दूं? एक सुना दूं, माँ सुना दूं, या फिर कोई एक नई से सुना दूं? नई से मैं सुना देता हूँ आपको, क्योंकि एक ऐसा मसला है। अच्छा दोनों सुना दें? चच्चा ने नीचे से हुक्म दिया है कि दोनों सुना दीजिए। मैं एक एक दो बंद सुना देता हूँ। एक नई नस्ल आपको सुना दूं अगर आप कहें तो, पहले एक नई नस्ल सुना देता जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। ये जो फैसला आया था 8 बजे टीवी स्क्रीन काली हुई, एक चेहरा सामने आया और ये कहा गया कि 500 और 1000 की नोट रद्दी है, कागज का टुकड़ा है। और उससे पहले कैसा ड्रामा रचा गया, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को बुलाया गया, ऐसा मैसेज देने की कोशिश की गई जैसे जंग छेड़ने जा रहा है। सच है वो जंग ही छेड़ रहे थे, लेकिन आपकी जेब से जंग छेड़ रहे थे, आम आदमियों की जेब से जंग छेड़ रहे थे। मैं पढ़ता हूं साहब कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। अगले पिछले में यहां से वहां तक आपका हाथ उठ जाए। नोटबंदी हुई, 500 के पुराने नोट से 35-36 दिन तक डीजल बिकता रहा, पेट्रोल बिकता रहा, लेकिन अनाज नहीं बिका, सब्जी नहीं बिकी, दूध नहीं बिका। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, अनाज किसानों का है, आम आदमियों का है। आप पहुंचिएगा इस एहसास तक। देश इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाले लोगों ने 2.5 साल में 72 करोड़ रुपए का कपड़ा पहना है, और हमसे आपसे चाहते हैं कि हम कतारों में लगे लगे मर जाए। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब, सच्चे हो तो मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ दीजिएगा। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। कहते देश हित में फैसला कबूल करो। अगर सेना का जवान सरहद पर देश हित में खड़ा रहता है तो आप कतार में क्यों नहीं खड़े रहते? भक्त आजकल आकर के समझाते हैं। एक बिहार का आदमी लाइन में लगा हुआ था, आकर के भक्त ने यही ज्ञान देना शुरू किया कि देश हित में सेना का जवान सरहद पे खड़ा रहता है तो तुम लाइन में क्यों नहीं रह सकते? बिहार का आदमी वो पलटा, सुबह से लाइन में लगे लगे कूद रहा था, उसने कस के कूट दिया। जब कूट दिया तो भक्त ने कहा भाई अरे आप तो हिंसा को उतारू हो गए, मैं तो सामान्य सी बात बता रहा था। तो बिहार वाले के जवाब पे आपकी ताली बजे। बिहार वाले ने कहा कि अगर देश हित में सेना का जवान सरहद पर कई कई दिन खड़ा रह सकता है तो मैं भी कतार में खड़ा रह सकता हूं, लेकिन वही सेना का जवान देश हित में अपने सीने पर गोली खा लेता है, तुम 10-20 लाख भी नहीं खा सकते। यह है बिहार का जवाब साहब। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है। अगला मिसरा सच लगे तो फिर हाथ खोलना। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। आदमी के कामों से ये तो बेईमानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। आप शातिर पना समझिए अली भाई,
4,500 रुपया निकालने के लिए 97 साल की बूढ़ी माँ को लाइन में लगा दिया जाता है। आप समझिए कि सियासत किस तरह से शातिर तरीके से रिश्तों का इस्तेमाल करती है। मैंने उसी दिन एक शेर कहा, और मजे की बात तो यह कि जब से माता जी ने 4500 रुपए निकाले, उसी शाम लिमिट घटा के 2000 कर दी गई। मतलब आपकी माता जी निकाले तो 4500 रुपए, हमारी माता जी निकाले तो 2000। आम आदमी उनके बीच में ये फर्क। और मैं तो सलाम करूंगा राहुल गांधी को, उस बंदे ने अपनी माँ को लाइन में लगने न भेज करके खुद जा करके लाइन में लग करके और 4000 रुपया निकलवाया। मैंने शेर कहा कि फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाएंगे, अमाल न कर, पहले ही जज्बात नहीं है खुद को और कंगाल न कर। वोट के नाम पे, नोट के नाम पे खूब सियासत कर, लेकिन माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर कि माँ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए। कितना परेशान होकर के अम्मी ने अपनी बचत वाला 500-500 का नोट निकाल के मुझे दिया था, मुझे याद आता है। उनकी तकलीफ समझ सकता हूं मैं कि माँ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए। पूरा देश कतार में है, कैसी तेरी तैयारी है, 100 से ज्यादा मौतों की अब किसकी जिम्मेदारी है, 100 से ज्यादा मौतों की अब किसकी जिम्मेदारी है। लगता है उनकी आंखों का आज मर गया पानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अम्बानी है। अब 4 मिसरे बिल्कुल आखिर में, इसके बाद कोई फरमाइश नहीं होगी, मेरी हालत बहुत खराब है और मैं नहीं चाहता कि मैं पढ़ते पढ़ते ही इंतकाल फरमा जाऊं। और अगली बार ये मुशायरा इनके सम्मान समारोह के बजाय मेरी श्रद्धांजलि में आयोजित हो, मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रहा हूं। इसलिए मैं 4 मिसरे आज की शान के नाम पढ़ करके जा रहा हूं साहब। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। बंदा माइक पर भी बैठ करके व्हाट्सएप चला रहा है। बाबू थोड़ा सा इसका बेस और इको बढ़ा दो। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी से और मिसाल क्या होगी, प्यार की बड़ी से और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते गंगा में वजू करके। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। कभी बशीर साहब ने एक शेर कहा कि कहाँ आंसुओं की एक सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है अम्मी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत